खतरनाक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी रहने वाला है। इससे पहले की वीडियोस में दोस्तों हमने भारत की विधायिका और कार्यपालिका के बारे में चर्चा की है। दोस्तों, आज से एक बिल्कुल नए सेगमेंट की हम शुरुआत करते हैं और सेगमेंट में हमारा दोस्तों टॉपिक क्या रहेगा, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। दोस्तों, न्यायपालिका को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कोर्ट क्या होता है, न्यायालय क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, जब हम न्यायालय या कोर्ट की बात करते हैं तो ऐसा स्थान जहां पर न्याय प्रशासन संबंधी कार्य होते हैं, ऐसा स्थान या परिसर जहां पर न्याय प्रशासन संबंधी कार्य होते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है, न्यायालय कहलाता है, कोर्ट कहलाता है। और आम बोलचाल की भाषा में दोस्तों न्यायालय की जगह आप कचहरी भी शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं, कचहरी। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यायालय क्या है। दोस्तों, वर्तमान की जो न्याय व्यवस्था है वो ब्रिटिश कालीन यानी कि अंग्रेजों के समय की है। लेकिन आज के स्वरूप की हम बात की जाए तो और भारतीय इतिहास की बात की जाए, चूंकि भारतीय इतिहास काफी पुराना है तो हमेशा से भारतीय न्याय व्यवस्था आज के समान नहीं रही और समय समय पर क्या होती गई, वो इवॉल्व होती गई। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल की बात करें दोस्तों तो जो राजा होता था वो, चूंकि एकतंत्रात्मक शासन था उस समय, और राजा ही न्यायपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्लियर है। और अंतिम जो न्याय देता था वो किसके द्वारा दिया जाता था, राजा के द्वारा दिया जाता था। और राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और साथ ही साथ सभी प्रकार के केसेस को, चाहे वो दीवानी मामले हो या फौजदारी मामले हो, उनकी सुनवाई किसके द्वारा की जाती थी, राजा के द्वारा ही की जाती थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दीवानी और फौजदारी मामले क्या होते हैं। जो सामान्यतः बात करें प्रॉपर्टी रिलेटेड केस होते हैं, प्रॉपर्टी से या संपत्ति से संबंधित मामले होते हैं, ऐसे मामलों को किस में शामिल किया जाता है, दीवानी मामलों में शामिल किया जाता है। और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं जैसे कि मर्डर या डकैती या लूटपाट से संबंधित ऐसे केसेस रहते हैं, वो काय में शामिल किए जाते हैं, फौजदारी यानी कि क्रिमिनल केसेस में शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इसके अलावा राजा के अलावा दो और संस्थाएं हमको मौर्य काल में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहली जो संस्था है उसको कहा जाता था धर्मस्थीय। धर्मस्थीय। और दूसरी जो संस्था होती थी दोस्तों उसको कहा जाता था कंटक शोधन। कंटक शोधन। यहाँ पर दोस्तों बात की जाए धर्मस्थीय और कंटक शोधन, जो लोअर जो राजा से नीचे रह करके न्याय व्यवस्था का कार्य करती थी, उस संस्था को कहा जाता था। और यहाँ पर सामान्यतः यह माना जाता है कि जो धर्मस्थीय है ये दीवानी मामलों को देखती थी और जो कंटक शोधन है ये फौजदारी यानी क्रिमिनल केसेस को देखती थी। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर दें दोस्तों, मौर्य काल में जो दीवानी और फौजदारी मामले हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या अलग अलग नहीं की गई है, तो ये बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये मात्र एक अनुमान लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों गुप्त काल की जब हम बात करते हैं तो गुप्त काल में भी राजा क्या होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ठीक है, राजा क्या होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। लेकिन राजा के अलावा जो न्याय प्रशासन देखता था वो दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश होता था और कई अन्य न्यायाधीश होते थे। क्लियर है, एक मुख्य न्यायाधीश, उसके साथ साथ कई अन्य न्यायाधीश होते थे जो न्याय प्रशासन का कार्य अपने साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के देखते थे। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो दीवानी और फौजदारी मामलों की व्याख्या है वो गुप्त काल में आपको देखने को मिलती है, ना कि किस काल में, मौर्य काल में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले दीवानी और फौजदारी मामलों की जो व्याख्या की गई थी वो किस काल में की गई थी, गुप्त काल में की गई थी। दोस्तों, कई सारे न्यायाधीशों के नाम भी आपको गुप्त काल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका महादंड नायक, ठीक है, दंड नायक या सर्वदंड नायक जैसे आपको शब्द गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सल्तनत काल की। क्लियर है, जब आप सल्तनत काल की बात करते हैं तो यहाँ पर सुल्तान सर्वोच्च अधिकारी होता था, लेकिन यहाँ पर जो न्याय प्रशासन का कार्य था
वो सुल्तान, मुफ्ती और काजी की सहायता से करता था। क्लियर है? किनकी सहायता से करता था? काजी एवं मुफ्ती की सहायता से करता था। और ये जो काजी एवं मुफ्ती के जो पद होते थे ये वंशानुगत होते थे, ठीक है ना। और जो मुस्लिम लॉ का जो मुख्य सोर्स यानी कि मेन स्रोत है उसको माना जाता था कुरान, ठीक है। किसको माना जाता था? कुरान को मुस्लिम लॉ का मुख्य स्रोत माना जाता है। इसके अलावा कई और कानून भी उस समय लागू हुआ करते थे, चाहे हदीस हो, इज्मा हो या कयास हो, ऐसे कई सारे कानून उस समय भी लागू होते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यही प्रणाली हर जगह थी, यानी कि सेंटर में, जो केंद्र में दिल्ली की हम बात कर रहे हैं वहां पर, या उसके अन्य प्रांतों के जो सूबेदार थे वो भी क्या करते थे? काजी एवं मुफ्ती की सहायता से न्याय प्रशासन को देखते थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ये इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण एरा आता है वो अपना मुगल आता है। मुगल में भी दोस्तों, मुगल काल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको दो प्रकार के कोड देखने को मिल सकते हैं। एक था दोस्तों सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत। और वही दूसरा दोस्तों कोड था सदर निजाम ए अदालत, सदर निजाम ए अदालत। दोस्तों दो अलग अलग कोर्ट थे मुगल काल में, सदर दीवानी अदालत और सदर निजाम ए अदालत। और दोस्तों इसमें जो सदर दीवानी अदालत था ये सिविल मामले देखता था। कैसे मामले देखता था? सिविल मामले। और जो सदर निजाम ए अदालत था ये क्रिमिनल केसेस यानी कि जो फौजदारी मामले हुआ करते थे उनकी सुनवाई करता था। और दोस्तों जैसे जैसे मुस्लिम्स की हम बात करें या मुगल की हम बात करें, मुगल दिल्ली पर या उनका शासन था, जब मुगलों का जो शासन था वो कमजोर होता चला गया, तो दोस्तों इसका फायदा उठा के अंग्रेज क्या होते गए? ताकतवर होते गए। फाइनली दो युद्ध आपको देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में, 1757 और 1764। 1757 और 1764 के युद्ध क्रमशः प्लासी का युद्ध या बक्सर के युद्ध की हम बात करते हैं, तो अंग्रेजों के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया था सिर्फ व्यापार करने का, वो दोस्तों इसके बाद क्या करने लगती है? प्रशासन करने लगती है भारत पे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को या कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट भेजाया जाता है जिसको कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक्ट लेकर के आया जाता है 1773 में। क्या कहा जाता है उसको? रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश के राजा थे जॉर्ज द्वितीय, ठीक है ना, सम्राट जॉर्ज द्वितीय को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो भारत में क्या कर सकते हैं? एक कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने 26 जुलाई 1774 को 26 जुलाई 1774 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने एक चार्टर जारी किया, और चार्टर जारी करके कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या की? स्थापना की। क्लियर है? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। और दोस्तों इस एक्ट के तहत 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर है? दोस्तों जो एक मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था सर एलिजा इम्फे। क्या नाम था इनका? सर एलिजा इम्फे सुप्रीम कोर्ट के, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 अन्य न्यायाधीश की हम बात करें तो पहले चैम्बर्स, दूसरे स्टीफन और थर्ड थे आपके जॉन हाइड। क्लियर है? इनको मिला करके दोस्तों इनका गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट का 1774 में। दोस्तों यह एक अभिलेख न्यायालय था, ठीक है ना। अभिलेख न्यायालय की जब हम बात करते हैं तो ऐसा न्यायालय माना जाता है जिसका जो डिसीजन है वो पूरे टेरिटरी में क्या हो? लागू होता है, जिसके डिसीजन को आप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या साक्ष्य के रूप में मान्य होता है। ऐसा कोर्ट क्या कहलाता है? अभिलेख न्यायालय, जिसके जो डिसीजन है उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, अभिलेख के रूप में रखा जाता है। ऐसे न्यायालय क्या कहलाते हैं? अभिलेख न्यायालय कहलाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, जब हम वर्तमान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर्स या अधिकार के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो ये भी कैसा न्यायालय था दोस्तों? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय था। दोस्तों इस सुप्रीम कोर्ट को सभी प्रकार के केसेस सुनने का अधिकार था, चाहे वो आपके दीवानी मामले हो, चाहे फौजदारी मामले हो यानी कि आपराधिक मामले हो,
या सिविल कोर्ट या क्रिमिनल केसेस हो या सिविल केसेस हो। इसके अलावा अन्य धार्मिक मामले की सुनवाई भी क्या करता था, आपका कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कर सकता था। दोस्तों ये सर्वोच्च अपीलीय कोर्ट नहीं था, इसके जो निर्णय है इसके निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती थी, और वो जो अपील की जा सकती थी वो ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। ठीक है ना, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए जाते थे उसके खिलाफ आप अपील कहाँ कर सकते थे, ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल में आप अपील कर सकते थे। दोस्तों जब 74 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया उसके बाद कई महत्वपूर्ण और परिवर्तन देखने को मिले, जैसे कि मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वहां पर कब्जा हो जाना, उसके अलावा मराठास को हरा देना, मराठास क्षेत्र पर कब्जा करना, उसके बाद पंजाब को भी हरा देना। ठीक है ना, तो दोस्तों देखते देखते जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आकार था वो क्या हो गया, काफी ज्यादा विशाल हुआ। अब 1857 की क्रांति यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर का काम करती है। 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में थी, और दोस्तों चूंकि यह क्रांति असफल रही, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स की हम बात करें उसकी जड़ों को उसने काफी ज्यादा भारत में प्रभावित किया। तो दोस्तों एक तरीके से डैमेज कंट्रोल के लिए कई सारे काम किए गए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए 1858 के एक्ट के बाद। भारत शासन अधिनियम का जो 1858 का एक्ट आया था उसके बाद। और वहीं दोस्तों बात की जाए, एक एक्ट आया 1858 के बाद 1861 में। ठीक है ना, और इस एक्ट को कहा गया भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। क्या कहा गया, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पेश किया। अब दोस्तों इस एक्ट के तहत चूंकि अंग्रेजों का जो अधिकार क्षेत्र भारत में काफी ज्यादा विस्तृत हो चुका था, तो अलग अलग जगह पर हाई कोर्ट्स की स्थापना की जाने लगी। तो दोस्तों इस अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में ही शुरुआत में आपको 3 कोर्ट की स्थापना, 3 हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें सबसे पहला हाई कोर्ट था आपका कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 में की गई। क्लियर, 2 जुलाई 1862 में। और जिसकी जो अधिकार क्षेत्र था दोस्तों वो अंडमान निकोबार द्वीप और पश्चिम बंगाल प्रांत था। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद बात की जाए तो दूसरा हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय स्थापित हुआ, उसको कहा गया चेन्नई हाई कोर्ट। क्या कहा गया उसको, चेन्नई हाई कोर्ट, जो मद्रास, उस समय मद्रास था। ठीक है ना, और 5 अगस्त 1862 में इसकी स्थापना की गई, और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो आपका पांडिचेरी या पुदुचेरी हम कह लें वो, और तमिलनाडु। क्लियर है। इसके बाद जो तीसरा हाई कोर्ट वो स्थापना की गई 14 अगस्त 1862 में। ठीक है, एक 2 जुलाई को था, दूसरा आपका कब था 5 अगस्त को। तीसरा हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आज भी जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ही कहा जाता है, 14 अगस्त 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है दोस्तों काफी विस्तृत है, गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन एंड द्वीप और महाराष्ट्र, इसका पूरा पूरा क्या है इसका अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा 1866 में एक और सेंटर में एक हाई कोर्ट स्थापना की गई, जिसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय या इलाहाबाद हाई कोर्ट कहा जाता है 1866 में। क्लियर है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 1862 और 66 में ही 3 प्रमुख जगह पर, कहाँ कहाँ पर, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ठीक है ना, कोस्टल एरियाज में जहाँ पर इनकी पावर ज़्यादा थी वहाँ पर कोर्ट की स्थापना की गई। उसके अलावा एक सेंटर में भी, इलाहाबाद में भी क्या किया गया, भारत के मध्य में भी एक हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई। इसी प्रकार दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में हाई कोर्ट की स्थापना करने का क्रम जारी रहा। महत्वपूर्ण परिवर्तन आया दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम में, और इस अधिनियम के तहत दोस्तों भारत में पहली बार फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, और यही संघीय न्यायालय आगे जाके क्या बनेगा दोस्तों, अपना सुप्रीम कोर्ट बनेगा। तो दोस्तों ये हमने जनरल थोड़ा सा हिस्ट्री देखी, भारतीय न्याय व्यवस्था की हिस्ट्री क्या थी, जिसमें हमने भारत की प्राचीन भारत को भी देख लिया, थोड़ा सा मध्य भारत को भी देख लिया, और आधुनिक भारत की भी इतिहास हमने उठा के देख लिया। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत की न्यायपालिका यानी कि इंडियन जुडिशरी की वर्तमान में किस प्रकार की है। ठीक है, जब हम दोस्तों आधुनिक या भारत की अभी न्यायपालिका की हम बात करें, इंडियन जुडिशरी की बात करें, तो ये कॉमन लॉ यानी आम कानून पर आधारित है। किस पर आधारित है,
आम कानून यानी कि कॉमन लॉ। इस व्यवस्था, इस प्रणाली को दोस्तों आम कानून व्यवस्था भी कहा जाता है। और ये ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें न्यायाधीश क्या करते हैं, निर्णयों के द्वारा, आदेशों के द्वारा या फैसलों के द्वारा क्या करते हैं, कानून का प्रसार या कानून का विकास करते हैं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, आम कानून व्यवस्था कहलाती है। और ये व्यवस्था दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक शासनकाल में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, औपनिवेशिक शासनकाल में ही बनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए या न्यायपालिका के लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसमें कहा जाता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। क्या कहा जाता है दोस्तों, एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर यानी कि सबसे चोटी का या सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है उसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊंचा, सबसे प्रमुख या सबसे हाई वैल्यू रखने वाला कोर्ट क्या कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अधीनस्थ कार्य जो करता है उसको कहा जाता है हाई कोर्ट। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ कौन काम करता है, हाई कोर्ट काम करता है। और हाई कोर्ट के अधीनस्थ काम करते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है दोस्तों, यदि हम इसको एक क्रम में व्यवस्थित करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पिरामिड बन जाता है। क्लियर है। जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ साथ कई सारे न्यायालय हैं और कई सारे ट्रिब्यूनल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो सब इसके नीचे या इसमें शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च, सबसे ऊपर चोटी पर क्या है आपका, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कौन आता है आपका, हाई कोर्ट। उसके बाद क्या है आपका, जिला एवं सत्र न्यायालय। इस व्यवस्था को दोस्तों कहा जाता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। क्यों दोस्तों, जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ आप अपील कहां पर कर सकते हो, हाई कोर्ट में कर सकते हो। और हाई कोर्ट के खिलाफ अपील कहां कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील कहीं नहीं की जाती। कुछ स्पेशल केसेस में आपको राष्ट्रपति के पास जो न्यायिक शक्ति है उसको यदि हटा दिया जाए तो सबसे ऊंचाई पर या सबसे ऊंचा कोर्ट क्या कहलाता है आपका, सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। और यह व्यवस्था क्या कहलाती है, एकीकृत न्याय व्यवस्था कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिला करके हायर जुडिशरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, हायर जुडिशरी यानी कि उच्चतर न्यायपालिका कहा जाता है। वहीं जिला एवं सत्र न्यायालय या उसके नीचे के न्यायालय। ठीक है ना, कुल मिला के यदि बात की जाए, हाई कोर्ट के नीचे के जितने भी न्यायालय हैं, हाई कोर्ट के नीचे के जितने भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल्स हैं, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं लोअर जुडिशरी या सबऑर्डिनेट जुडिशरी, यानी कि निम्नतर न्यायपालिका या अधीनस्थ न्यायपालिका कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपकी हायर जुडिशरी, और जो हाई कोर्ट से नीचे के जितने भी न्यायालय हैं वो क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेट जुडिशरी कहलाते हैं, या फिर आपकी लोअर जुडिशरी यानी कि निम्नतर न्यायपालिका कहलाते हैं, या फिर अधीनस्थ न्यायपालिका कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज विशेष ध्यान देनी है हमको कि जो हाई कोर्ट और जो नीचे के न्यायालय हैं यानी कि जिला एवं सत्र न्यायालय की हम बात करते हैं, ठीक है ना, जो हाई कोर्ट और जिला एवं सत्र न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उन पर हाई कोर्ट का प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, चाहे न्यायिक मामले हो या प्रशासनिक मामले हो। ठीक है ना, प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी न्यायालय हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी मामले हैं वो भी किसके अंडर में आएंगे, हाई कोर्ट के अंडर में आएंगे। ठीक है, और जो न्यायिक मामले हैं, न्यायिक मामले यानी कोई डिसीजन है, डिसीजन के खिलाफ आप अपील कहाँ कर सकते हो, हाई कोर्ट में कर सकते हो। तो यहाँ पर हाई कोर्ट और जिला एवं सत्र न्यायालय के बीच में एक रिलेशन बनता है जिसमें हम कहते हैं कि हाई कोर्ट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है किस पर, जिला एवं सत्र न्यायालय या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर, जिसमें हाई कोर्ट
प्रशासनिक मामलों पर भी नियंत्रण रखता है और न्यायिक मामलों पर भी नियंत्रण रखता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वहीं दोस्तों हम बात करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो रिलेशन है, यहाँ पे याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायिक मामलों में तो नियंत्रण रखता है, यानी कि जो भी डिसीजन है हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण नहीं रखता, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी मामले हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं होता। जब हम किसकी बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं। क्लियर है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कोई भी हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता। जबकि न्याय व्यवस्था की हम बात करें तो न्यायिक अधिकार क्या होते हैं, इसके अधीन होते हैं और उसका हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट में रहता है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा यानी कि इन तीनों के अलावा कुछ ट्रिब्यूनल्स भी दोस्तों बनाए गए हैं जिनको अधिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिकरण, यानी कि ट्रिब्यूनल्स कहा जाता है। और दोस्तों इन अधिकरणों का गठन कुछ विशेष विभाग के, ठीक है ना, यानी कुछ स्पेशल विभाग के जो मामले हैं उनको निपटाने के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल्स यानी कि अधिकरण की व्यवस्था कर दी जाती है, या कोई विशेष कानून से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए, ठीक है ना, यानी कि कोई विशेष कानून से संबंधित या विशेष अधिनियम से संबंधित विषय पर मामलों को निपटाने के लिए एक अलग से किसकी व्यवस्था की जाती है, अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों इनका जो प्रावधान किया गया है, अधिकरण का जो प्रावधान किया गया है वो 42वें संविधान संशोधन 42, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 14 का भाग 14 का या 14A में आर्टिकल 323 यानी कि अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 323 में ए यानी कि क और 323 में बी यानी कि ख अनुच्छेद को जोड़ करके इनको शामिल किया गया है। यानी संविधान के भाग 4 में का शामिल किया गया है और अनुच्छेद 323 में खंड ए और खंड बी जोड़ करके क्या किया गया है, इसकी व्यवस्था की गई है अधिकरण की। क्यों की गई है, कुछ विशेष विभाग और कुछ विशेष अधिनियम से संबंधित मामलों को देखने के लिए। क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये अपना एक ब्रीफ भारतीय न्यायपालिका के बारे में इंट्रोडक्शन था कि किस प्रकार से भारतीय न्यायपालिका काम करती है। एकीकृत न्याय व्यवस्था हमने देखी, सुप्रीम कोर्ट जिसको संघीय न्यायपालिका भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं भारत के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि आपका है सुप्रीम कोर्ट यानी कि आपकी सर्वोच्च न्यायपालिका। दोस्तों अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसमें संघीय न्यायपालिका को हम पढ़ने वाले हैं। और संघीय न्यायपालिका में दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर दोस्तों, भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जब हम बात करें तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो भारतीय गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद, ठीक है ना, यानी कि 26 जनवरी को भारत गणतंत्र बना था, 28 जनवरी 1950 यानी कि 1950 को क्या किया गया, इसका गठन इसकी स्थापना की गई। क्लियर है। सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन था वो कब किया गया, 28 जनवरी 1950 को किया गया। दोस्तों यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट था वो उत्तराधिकारी माना जाता है किसका, आपका 1935 के अधिनियम के तहत बनाए गए फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय का। क्लियर है। संघीय न्यायालय को किस में परिवर्तित कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तित कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका कहाँ पर है, तिलक रोड पर। कहाँ पर है, तिलक रोड पर है। लेकिन जो इसकी पहली बैठक जो दोस्तों हुई थी सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक यानी कि 28 जनवरी की जब हम बात करते हैं
तो ये जो बैठक हुई थी वो हुई थी संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। कहाँ हुई थी? संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में इसकी पहली बैठक हुई थी। और दोस्तों इसकी जो वर्तमान की इमारत है, यानी कि अभी जो स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग है, वो 1858 में बन के तैयार हुआ था। ठीक है ना? 1858 में इस इमारत के जो मुख्य वास्तुकार यानी कि जो डिजाइनर थे वो थे गणेश भिकाजी देवलालीकर। गणेश भिकाजी देवलालीकर इसके प्रमुख डिजाइनकर्ताओं के जो अध्यक्ष रहे थे। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों बात की जाए कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, इसका जो न्याय क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। लेकिन इसका न्याय क्षेत्र जो था वो फेडरल कोर्ट से काफी ज्यादा विस्तृत था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फेडरल कोर्ट है वो अंतिम अपीलीय अधिकार नहीं था, यानी कि जिसके निर्णय के खिलाफ कहीं अपील की जा सकती थी। ठीक है? और वो अपील कहाँ की जा सकती थी? वो थी ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में। लेकिन जब फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया तो इसको अंतिम अपीलीय अधिकार भी रख दे दिया गया, यानी कि इसके निर्णय के खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते थे। क्लियर है? और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के, सबसे पहले बात करते हैं भाग की। ठीक है? भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका जिक्र है। ठीक है? भाग 4 में इसका भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है? और भाग 4 में तो आपको नीति निर्देशक तत्व था। भाग 4 के ए में जोड़ करके क्या लेके आया गया था? आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो भाग 5 में किसका जिक्र किया गया है? भारतीय न्यायपालिका का जिक्र किया गया है, न्याय व्यवस्था का या संघीय न्याय व्यवस्था का जिक्र किया गया है। और अध्याय 4 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है? अध्याय 4 धोखे से मेरे से भाग 4 हो गया था, लेकिन भाग 5 है, अध्याय 4 है। और वहीं अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 124 से लेकर के, यानी कि अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक, आर्टिकल 147 तक किसका जिक्र किया गया है? संघीय न्यायपालिका का जिक्र किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में, उसके पावर्स के बारे में चर्चा की गई है। क्लियर दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ, जो कि किसका उत्तराधिकारी का था? आपका फेडरल कोर्ट का, संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। लेकिन न्याय क्षेत्र में काफी ज्यादा परिवर्तन थे, विस्तृत थे, इसके बारे में हमने चर्चा की। भाग 5 में अध्याय 4 में इसको शामिल किया गया है। और आर्टिकल 124 यानी कि 124 से लेकर के 147 तक इसमें सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है, और जिसको हम डिटेल में भी आगे जाकर के चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? तो दोस्तों अनुच्छेद 124 की क्लॉज 1 की हम बात करें, आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 यानी कि अनुच्छेद 124 का खंड 1। दोस्तों अनुच्छेद 124 का खंड 1 यानी क्लॉज 1 क्या कहता है? यह कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा एवं इसके प्रमुख न्यायाधीश, ठीक है ना, के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक संख्या यही रहेगी। अब यहाँ पे हमको दो चीज समझना महत्वपूर्ण है कि इसमें जो टोटल सदस्य हैं वो कितने रहने वाले थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कि जो टोटल सदस्य संख्या है वो कितनी है? 8 है। क्लियर है? और ये जो संख्या है सदस्यों की, वो संसद के पास पावर दी गई है संविधान में कि इसकी सदस्य संख्या को क्या कर सके? बढ़ा सके। और इसमें लिखा हुआ है कि जब तक संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक ये संख्या उतनी ही यानी कि 8 रहेगी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है दोस्तों कि संसद संख्या बढ़ा सकती है, ना कि यहाँ पर कम कर सकती थी। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश थे, पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? J.H. कानिया साहब थे। ठीक है ना? J.H. कानिया साहब, यानी जो J.H. कानिया थे वो भारत के क्या थे? पहले मुख्य न्यायाधीश
बने थे, जो कि इससे पहले फेडरल कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे बात की जाती है कि आज वर्तमान में जो कुल सदस्य संख्या है न्यायाधीशों की वो कितनी है, 34 यानी कि 34। और जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, बनाया गया था, स्थापना की गई थी, तब उसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 8, 7 + 1। अभी कितनी है, 33 + 1। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि इनका जो क्रम था, संख्याएं किस प्रकार से बढ़ी हैं, जिसकी हम बात करेंगे। दोस्तों विकिपीडिया से मैंने डेटा लिया है, ठीक है, और उस डेटा की यदि हम बात करें विकिपीडिया से, तो दोस्तों सबसे पहले 1950 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी, 8 थी, जिसमें 7 + 1 का एक रेशियो चला था। 7 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। उसके बाद दोस्तों 1956 में इसकी संख्या में परिवर्तन किया गया और 1956 में 1956 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी गई। 1 + 10 कितनी कर दी गई, 1 + 10 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार टोटल संख्या कितनी हो गई, 11। और जो अधिनियम था वो क्या था दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ब्रैकेट न्यायाधीशों की संख्या ब्रैकेट बंद अधिनियम 1956, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ब्रैकेट न्यायाधीशों की संख्या ब्रैकेट बंद अधिनियम 1956, ये एक्ट लाया गया, ठीक है। और इसके तहत क्या कर दिया गया, इसकी संख्या 11 कर दी गई। इसके बाद दोस्तों 1960 में 1960 में सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 13 + 1 यानी कि 14 कर दी गई, जिसमें एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे, 13 क्या थे आपके अन्य न्यायाधीश। 1978 में इनकी संख्या दोस्तों 26 कर दी गई, 25 + 1 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश थे। ये डेटा दोस्तों मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद 1986 में कितनी हो गई दोस्तों इसकी संख्या, 25 + 1 यानी कि 26। और 1978 में 17 कर दी गई थी। इससे पहले 1978 क्या था, 1978 में इनकी संख्या 17 कर दी गई, जिसमें सॉरी 18 कर दी गई, 17 + 1, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं 1950 में इनकी सदस्य संख्या कितनी थी, 1 + 7 8, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश था यानी कि चीफ जस्टिस था और बाकी के क्या थे आपके जस्टिस थे। इसके बाद 1956 1956 में इसकी संख्या कितनी कर दी गई, 11, 1 + 10 यानी कितनी हुई यहाँ पर 11। इसके बाद था 1978 1978 की जब हम बात करें तो इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 1 + 17 यानी कि 18 कर दी गई, 18 कर दी गई। 1986 में 1986 में इसकी संख्या 1 + 25 यानी कि 26, 1 आपके CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 25 क्या थे इसके अन्य न्यायाधीश थे। इसके बाद 2008 में इसकी सदस्य संख्या 31 कर दी गई यानी 1 + 30 यानी 31, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। और अभी हाल ही में 2019 में इनकी संख्या कितनी कर दी गई, 1 + 33 यानी कि 34। एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और 33 कौन रहेंगे, आपके अन्य न्यायाधीश रहेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस पूरे क्रम में हम देखें कि जो पावर थी सदस्य संख्या बढ़ाने की वो किसके पास थी, संसद के पास थी, जिसमें समय समय पे क्या किया गया है, इन जजों के जो कुल न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि की गई है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 में दिया हुआ था, क्लियर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 की, यानी कि अनुच्छेद 124 का खंड 2। दोस्तों अनुच्छेद 124 का खंड 2 कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में
राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। तो दोस्तों एक जनरल हम बात करें तो इस पूरे आर्टिकल का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या है, परामर्श लेना आवश्यक है। क्लियर है। और जब वो अन्य न्यायाधीशों से परामर्श या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी परामर्श लेगा, जब वो किसकी बात करेगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की गठन की बात करेगा, वो अपन हाई कोर्ट में उसको आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द निकल के आता है परामर्श। ठीक है, तो परामर्श काफी महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो दोस्तों एक केस था, प्रथम न्यायाधीश मामला कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? प्रथम न्यायाधीश मामला। इसको दोस्तों प्रथम न्यायाधीश मामले 1982 में यानी 1982 में न्यायालय ने परामर्श शब्द के बारे में ये कहा था कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, बल्कि यह विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर परामर्श को लेकर के काफी ज्यादा डिबेट चली थी कि परामर्श का मतलब सिर्फ जनरल एक डिस्कशन करना है या फिर राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो प्रथम न्यायाधीश मामले 1982 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो परामर्श शब्द का मतलब है वो सहमति से नहीं है, बल्कि किससे है, एक विचारों के आदान प्रदान से, यानी जनरल डिस्कशन है, आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर सकता है। क्लियर है दोस्तों। लेकिन इसके बाद 1993 में यानी कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में अपना जो निर्णय था, जो प्रथम न्यायाधीश मामला निर्णय था, उससे बिल्कुल यू टर्न ले लिया। ठीक है ना, उससे पलट के द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 कहा जाता है इसको। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को क्या किया, परिवर्तित किया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। ठीक है ना, इसमें क्या किया उसने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय में चेंज करके कहा कि जो परामर्श शब्द दिया गया है ना आपका 124 के क्लॉज 2 में, उसका मतलब क्या है, सहमति ही है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया इस केस के बाद। ठीक है, यानी कि सहमति है और सहमति को उसके जो परामर्श देगा मुख्य न्यायाधीश, उसको राष्ट्रपति मानने के लिए क्या है, यहाँ पर बाध्य है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश यह सलाह अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद देगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चीज और जोड़ दी कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपने साथ के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से सलाह करके, चर्चा करके क्या करेगा, सलाह राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद में ही क्या किया, इसको परिवर्तन करके एक कानून का रूप देने की कोशिश की, और यहीं से दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। जो कॉलेजियम सिस्टम जो जजों की नियुक्ति के लिए कार्य करता है, उसकी शुरुआत क्या की जाती है, यहीं से मानी जाती है। तो दोस्तों जो द्वितीय न्यायाधीश मामला था ये महत्वपूर्ण हो जाता है 1993 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद के ही निर्णय से ये राष्ट्रपति को बाउंडेड कर दिया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए बाध्य है। हाँ, लेकिन ये जो सलाह दी जाएगी वो जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी अकेले की ना होकर के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह करके दी जाएगी। क्लियर है। तो ये द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में महत्वपूर्ण हो जाता है, और प्रथम न्यायाधीश मामले में क्या कहा गया था कि सलाह सहमति नहीं है और राष्ट्रपति जनरल उसको डिस्कस करता है और मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो दोस्तों जो कॉलेजियम पद्धति की हम शुरुआत करते हैं वो कब से मानी जाती है, 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले से मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तृतीय न्यायाधीश मामले में। क्लियर है, तृतीय न्यायाधीश मामले यानी कि ये जो हुआ था 1998 में हुआ था। ठीक है, तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कहा गया कि परामर्श प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा।
रिपीट कर रहा हूँ, जो परामर्श की हमने बात की थी, परामर्श क्या होगा? परामर्श प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता। क्लियर है? केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता, उसे 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह करनी चाहिए। इसमें से अगर 2 का मत भी पक्ष में नहीं है तो वह नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता। ये निर्णय था, ये एक डिसीजन लिया गया था, जिसको मैं अब आपको समझाता हूँ कि इसमें ये कहा गया था, अगर अपन सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें, कि जो परामर्श दिया जा रहा है वो मुख्य न्यायाधीश का अकेले का निर्णय नहीं हो सकता। ठीक है ना? अकेले का परामर्श नहीं हो सकता। उस प्रक्रिया को किस प्रकार से होना चाहिए? बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया से होना चाहिए। बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया से होना चाहिए। और इस प्रक्रिया में क्या कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश को अपने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के साथ, यानी कुल कितने न्यायाधीश हो गए हैं? 5, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? 4 और 1 5, इनको मिलाकर के दोस्तों हम बोलते हैं कॉलेजियम। क्या कहते हैं इसको? कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। और इसमें ये कहा गया कि इनसे सलाह लेने के बाद ही कोई सलाह क्या मानी जाएगी? पूरी मानी जाएगी। तो किसी मुख्य न्यायाधीश का जो एकल मत ही परामर्श की प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा। और इसमें ये शब्द ये भी कहा गया कि यदि 2 न्यायाधीश भी उस परामर्श के विरोध में हैं, क्लियर है? यदि 2 न्यायाधीश भी क्या है? उस परामर्श के विरोध में है, तो वो जो परामर्श है वो राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा। यानी कि 5 में से यदि 2 व्यक्ति भी उसके लिए मना कर देते हैं तो दोस्तों वो परामर्श राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा एक चीज और थी दोस्तों कि सहमति देने वाले न्यायाधीशों में, इन 5 में से सहमति देने वाले न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीश का होना आवश्यक है। क्लियर है? तो 2 चीजें अलग अलग हैं यहाँ पर कि जो 5 में से यदि 2 न्यायाधीश भी उस परामर्श को के विरोध में हैं, ठीक है ना, तो वो परामर्श राष्ट्रपति के पास नियुक्ति के लिए नहीं भेजा जाएगा। और जो परामर्श दे भी रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति को CJI होना आवश्यक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा गया? आपका कॉलेजियम कहा गया। और ये जो निर्णय था वो कब आया था? तीसरे न्यायाधीश मामले में आया था, 1998 में आया था। और दोस्तों ये कहा गया कि यदि इसके अलावा, यानी कि इस परामर्श के अलावा यदि कोई मुख्य न्यायाधीश कोई सलाह भेजता है तो सरकार या राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये दोस्तों एक कॉलेजियम भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? जिसमें 5 न्यायाधीश होते हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। यही पूरा टॉपिक आप बूस्टर सीरीज में मैं आपको लेके पढ़ाऊंगा कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। और NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के बारे में मैं आपको बूस्टर सीरीज में इसको एक्सप्लेन और अच्छे से करूंगा। क्लियर है? तो दोस्तों 1998 का जो तीसरा न्यायाधीश मामला था, इसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और एक कॉलेजियम बनाने की बात हुई। कॉलेजियम ही कहा जाता है, कोई कॉलेजियम को ना तो संविधान में कहीं जिक्र है, बल्कि यह सिर्फ इन्हीं निर्णय के द्वारा क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस कॉलेजियम के पैरेलल में, चूंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो व्यवस्था बनाई है कॉलेजियम प्रणाली की, इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। संविधान में तो अभी भी यही है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। सलाह किसकी लेगा? मुख्य न्यायाधीश की। तो दोस्तों संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 एक अधिनियम संसद से पेश किया गया, जिसमें कॉलेजियम के पैरेलली एक संस्था बनाने का विचार था, जिसको बोला गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है ना? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का मतलब क्या है यहाँ पर? नेशनल जुडिशियल
अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको NJAC भी कहा जाता है, NJAC, ठीक है ना। 2005 में इसको 2015 में दोस्तों इसको पारित किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में क्या किया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये मत दिया कि यदि इस संस्था का गठन होगा तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, और राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने से या फिर हम बात करें कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ने से जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो प्रभावित होगी, और जो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे सिद्धांत को प्रभावित या परिवर्तित करेगा। कोर्ट ने दोस्तों इस संविधान संशोधन अधिनियम को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित करके इसको शून्य घोषित कर दिया और बोल दिया कि भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये जो NJAC यानी कि जो आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और इसके अलावा जो आपका अभी हमने चर्चा की, ठीक है ना, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बूस्टर सीरीज में अलग से उसको लेकर के आएंगे, जिसको हम और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम यानी कि जो कॉलेजियम प्रणाली है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के ऊपर हम अलग से बूस्टर सीरीज में आपको और डिटेल में जाकर के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, और इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।